जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कंटिन्यू करेंगे योजना की इनिशिएटिव को। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो जनवरी का जो एडिशन था योजना का, तो उसका हम पार्ट्स में, क्योंकि हम योजना को पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका पार्ट वन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये एक नया इनिशिएटिव है योजना का। आप सबने इस इनिशिएटिव को बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा लगे आप सबके कमेंट्स पढ़ के। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि योजना का जो इनिशिएटिव है, हमारी कोशिश रहेगी कि ऑल्टरनेट संडेज को तो हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। होता क्या ना कि उसको बहुत अगर हम पूरी की पूरी मैगजीन को डिस्कस करना शुरू कर दें एक ही लेक्चर में, तो फिर वो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। तो उसको पार्ट्स में करेंगे, थोड़ा बेटर रहेगा। क्रिस्प तरीके से करेंगे, एफिशिएंट तरीके से करेंगे, ठीक है, कम समय में ज्यादा बातें करेंगे। और दोस्तों योजना की बात करें तो आप में से जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो इस इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं, तो योजना के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि देखिए न्यूज़पेपर्स तो हम पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं। अब न्यूज़पेपर चाहे हिंदू हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे ट्रिब्यून हो, वट एवर न्यूज़पेपर इट इज, न्यूज़पेपर्स में आमतौर पर सरकार की नीतियों के ऊपर, सरकार की योजनाओं के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो थोड़ा मसाला कंटेंट उसमें ज्यादा होता है देखने को। योजना जो है सरकारी मैगजीन है, बहुत इजीली मिल जाती है, 20-22 रुपए की होती है, कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। बहुत इजीली आप इसको फ्री में चाहे तो आप पीडीएफ इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, या आप इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब ये जो योजना मैगजीन है, इसको कौन पब्लिश करता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो सरकारी मैगजीन है। इस मैगजीन में बहुत सारी थीम्स आती हैं, हर एक महीने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होती है। एजुकेशन थीम हो सकती है, एनवायरमेंट हो सकती है, अर्बनाइजेशन हो सकता है, डेमोक्रेसी के ऊपर थीम हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसमें जो मुद्दे होते हैं सोशियो इकोनॉमिक रहते हैं। अब अनलाइक इन द न्यूज़पेपर्स, जैसे एडिटोरियल्स हम करते हैं, न्यूज़पेपर्स में थोड़ा मसाला ज्यादा रहता है, क्योंकि देखिए अब न्यूज़पेपर्स में थोड़ी लिबर्टी है कि आप सरकार की और करना भी चाहिए। अगर सरकार की कोई पॉलिसी है, नीति है, तो आप उसमें कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो भी कोई कमी पेशी है सरकार की योजनाओं में। लेकिन योजना की मैगजीन में सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे ज्यादा सूचनाएं दी जाती हैं कि इसमें मतलब बेसिकली इतना मसाला कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अक्सर क्या होता है, योजना बच्चों को ना होता है कि योजना सर पढ़ें कि ना पढ़ें, तो योजना पढ़ने में बहुत सारे बच्चे लेजी हो जाते हैं। तो चलो अब योजना मैगजीन नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, ये वीडियो देख लो, इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है, तो वो सफिशिएंट है। तो अगर आप इसको देखिए, ना करने से बेहतर क्या है कि कुछ कर लिया, है ना। अब ये योजना की अगर हम बात करें, इसके जो इश्यूज हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो ये हमको कहां कहां हेल्प आएंगे? तो ये हमको अगेन हमारे एसए में, जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, जीएस 4 में, हर जगह हेल्प आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी कोशिश जारी रहेगी, ऑल्टरनेट संडेज को इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि योजना पढ़ के ना हमें थोड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन मिल जाता है। यानी कि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो भी ठीक है, और थोड़ा बहुत एक वेल इन्फॉर्म्ड अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना भी हो, लेकिन थोड़ा बैलेंस देने के लिए अपने आंसर को, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। तो एक अच्छा बैलेंस अपने आंसर में बना सकते हैं। थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर दिया, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा भी लिख दिया, तो इसमें थोड़ी रोजी लैंग्वेज, योजना में थोड़ी रोजी लैंग्वेज ज्यादा दी गई होती है, सब बातें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिखी गई होती हैं। नेवरदलेस, तो ये जनवरी 2022 का जो एडिशन है, इस एडिशन का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। जैसे कि आप जानते हैं अभी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हैं हम, तो अब 75th ईयर ऑफ इसी के कारण इसका जो एडिशन का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव रखा है। तो दोस्तों इसके जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, तो वैसे मैगजीन तो एक ही आती है, मैगजीन पार्ट्स में नहीं आती है, तो ये आपको क्लियर कर दूं, ये हम पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। मैगजीन एक सिंगल ही मैगजीन होती है। नाउ इंडिया एज अ स्पेस पावर, ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोल ऑफ मीडिया। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं जीएस 3 से पर्टिनेंट है, और जो रोल ऑफ मीडिया है वो जीएस 1 से पर्टिनेंट है। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, हम बार बार इनको लेके पढ़ते रहते हैं। एसए में भी हमने, आई एम श्योर आप सब ने बहुत सारे एसेस भी लिखे होंगे इन टॉपिक्स के पर्टिनेंट। तो ये बहुत लाइक इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, समझने में भी आसान है। तो इसको हम बहुत एक फन फिल्ड वे में, एक एनालिटिकल वे में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत पहले इंट्रोडक्शन से करते हैं, इग्नाइटिंग माइंड्स की बात करें। अब आजादी का महोत्सव की बात हो रही है, तो देखिए 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहेगा, सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस का या कॉर्पोरेट्स का योगदान तो है नहीं है कि आज हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे ये जो इनिशिएटिव है, ये जन भागीदारी लेड इनिशिएटिव है, कंट्री वाइड इनिशिएटिव है। आज हम जहां पहुंचे हैं, देखिए कमी पेशी हर एक डेमोक्रेसी में होती है, कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्टली फाइन नहीं होती है। तो बजाय हमारी जो जो भी हमारे हमारे अपनी सोसाइटी के अंदर, हमारी अपनी डेमोक्रेसी के अंदर हो सकता है लिमिटेशंस रही हो, ठीक है, हमने इमरजेंसी का दौर भी देखा, हमने इंसर्जेंसी का दौर भी देखा, बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव रहे हैं, इतना आसान नहीं था। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, तो उसके बाद भी बहुत चैलेंजेस थे। मर्जर ऑफ स्टेट्स विद द यूनियन, कुछ स्टेट्स थी नॉर्थ ईस्ट में, सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज थी, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्रिटिसाइज करना सरकारों को, चाहे वो नेहरू जी की है, चाहे वो मोदी जी की, वो क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान काम रहता है, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इंडिया जो आज है, जहां आज हम पहुंचे हैं, आज हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, आज हमारी $3.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान
योगदान है। तो ये जो योगदान है ये दिस इज लेड बाय द सोसाइटी, दिस इज अ कंट्री वाइड इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन सिटीजंस पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी व्हिच इज कॉल्ड एज जन भागीदारी। तो जो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो लोकल लेवल्स पे आ रहे हैं, ये आगे जाके कल को हम 100 साल बनाएंगे। आप में से काफी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो जब हम इंडिया का 100th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो आप में से काफी सीनियर पोजीशंस पे होंगे एज आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स, है ना। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप जब यूपीएससी के एग्जाम निकालेंगे तो कल को 20-25 साल के बाद आप भी बहुत सीनियर पोजीशन पे होंगे, तो बहुत गर्व की बात होगी कि आप सरकार में होंगे जब इंडिया का 100th इंडिपेंडेंस डे भी होगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चेंजेस हैं, दिस एड्स अप टू द सिग्निफिकेंट नेशनल गेन्स which are fueled by the spirit of आत्मनिर्भर भारत as well। अब आजादी के महोत्सव में एक और बात आ जाती है सेल्फ रिलायंस की, ठीक है। इसी करके यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की बात आ रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। आत्मनिर्भरता को लेकर हमने पिछले जो एडिशन था लास्ट मंथ का, दिसंबर वाले मंथ का, उसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है। आज इंडिया इस सिचुएशन पे है कि आज एक टाइम था, हम 1950s की बात करें, 60s की बात करें, हमको बहुत सारा अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और हमारे जो लोग थे जिनको खाना देने के लिए, फीड करने के लिए बहुत ज्यादा थे। तो अब अगर उस टाइम पे आबादी 35-40 करोड़ थी, तो आज के टाइम पे आबादी कितनी है? 150 करोड़ है। लेकिन आज के टाइम पे हमने कितनी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी है, चाहे स्पेस की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें। कमियां हैं, शॉर्टेजेस हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो लेकिन ये जो सब एफर्ट्स किए गए हैं, ये लोगों द्वारा किए गए हैं। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे आने वाले 25 साल में हम अपने देश को और कैसे महान बना सकते हैं, और कैसे हम आत्मनिर्भरता की स्पिरिट पे ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं, कैसे हम चीजें यहां पे इंडिजिनसली बना सकते हैं, कैसे अपनी जो रिलायंस है वो बाकी कंट्रीज के ऊपर हम कम कर सकते हैं। तो ये सब बातें यहां पे डिस्कस करी गई हैं। शुरू करते हैं इंडिया एज अ स्पेस पावर। देखिए, अब स्पेस अगर हम बात करें तो हमारा जो बहुत सारा जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें बहुत सारा श्रेय, बहुत सारा क्रेडिट जाता है सोवियत यूनियन को, फॉर्मर सोवियत यूनियन को। तो अगर हम बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो फाउंडिंग फादर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनकी विजन क्या थी कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम हो दैट शुड बी सेकंड टू नन इन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नया नया भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत एक अच्छा मौका था कि इंडिया अपनी स्पेस पावर को कैसे एनहांस कर सकता है। तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उनकी जो विजन थी कि हमारा स्पेस प्रोग्राम ऐसा हो कि वो किसी और देश यानी कि किसी देश का मुकाबला ना हो, कि हमारा सेकंड टू नन हो। Now, it was with the formation of INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research in 1962. ठीक है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात करें, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1969। इससे पहले इसरो का नाम क्या था? इनकॉस्पार। Now, with the establishment of Space Commission and the Department of Space in 1972, ISRO was brought under the DOS, the Department of Space, and structured the space program was now under the leadership of Dr. Satish Dhawan। तो हम्बल ओरिजिन्स की बात करें, जैसे मैंने बोला कि हमारे स्पेस प्रोग्राम ने कितना ज्यादा ट्रैवल किया है। आज 2014 की बात करें तो मंगलयान आप सबने देखा है ना, हम मार्स में भी पहुंच गए हैं, हम चांद पे भी पहुंच गए हैं, अब हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स की भी बात कर रहे हैं। तो वी इवॉल्व्ड। बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है सोवियत यूनियन को, बिकॉज हमारा बहुत सारा जो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें, रॉकेट लॉन्चेस की बात करें, तो सोवियत की हमको बहुत हेल्प मिली थी। तो इंडिया की पहली सैटेलाइट की बात करें तो 1975 में 19 अप्रैल 1975 को हमने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी बाय द नेम ऑफ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, as you know, by the name of the आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो एस्ट्रोनॉमर थे बाय द नेम ऑफ आर्यभट्ट, उनके नाम पे ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी। कहां? ये लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं करी गई थी, ये सोवियत यूनियन में लॉन्च करी गई थी। उसके बाद भास्कर 1 एंड भास्कर 2, नाउ दीज वर टू एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी देन थी। अब ये भी अगेन इंडिया में नहीं लॉन्च करी गई थी। तो देखिए, अब ये जो इनिशियल में 1970s की अगर हम बात करें, इनिशियल में जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, चाहे आर्यभट्ट है, भास्कर 1 है, भास्कर 2 है, तो ये सोवियत में लॉन्च करी गई थी। अब दिस आल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हमारी स्पेस डिप्लोमेसी की बात करें, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ जाते हैं। अगर हमारे संबंध किसी कंट्री के साथ अच्छे हैं, तो सोवियत के साथ तो हमारे संबंध स्टार्टिंग से ही अच्छे थे। तो और खास करके 70s की बात करें, जब बांग्लादेश को लिबरेट भी किया था, तो हमारे संबंध सोवियत के साथ पीक पे थे। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये भी आ जाता है कि जो हमने ये जो मिशन लॉन्च करी है सोवियत यूनियन में, यहाँ पे जो हमारी डिप्लोमेसी है, स्पेस डिप्लोमेसी है, उसका भी यहाँ पे टेस्ट आ जाता है। तो हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी सोवियत के साथ। और अभी रीसेंट पास्ट की बात करें तो कहां हम सोवियत में सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे हमारी, आज के टाइम पे बात करें, आज हमारे देश में इतने सारे देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, सो इंडिया हैज नॉट ओनली फ्लोन फॉरेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड ऑन इंडियन स्पेसक्राफ्ट बट हैज आल्सो लॉन्च देम। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हमने कितनी सारी सैटेलाइट्स यहां से लॉन्च करी है। तो देखिए, पिछले अगर 70s की बात है तो 1975 से लेके आज 2022 आ गया, तो 45-47 सालों में हमने कितना अपने स्पेस प्रोग्राम को एडवांस किया है। इनसैट 1B की बात करी थी, ये पहली मल्टीपर्पस ऑपरेशनल सैटेलाइट थी जो 1983 में लॉन्च करी गई थी। नाउ दिस डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट अ रैपिड एंड मेजर रेवोल्यूशन। अब यहां पे
टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, वेदर फोरकास्टिंग की बात करें। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने कि जैसे जब मंगलयान भी लॉन्च किया था तो मुझे याद है तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग कहते थे कि इतने सारे पैसे वेस्ट किए मंगलयान पे लॉन्च करने के लिए, 450 करोड़ का खर्चा किया, उससे बेटर स्कूल खोल देते, कॉलेजेस खोल देते। तो इस तरह की डिबेट पे मत पड़ना, ये बहुत ही बेकार बातें हैं इस तरह की डिबेट की। देखिए ये जो सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, चाहे वो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो रीजनल सैटेलाइट्स हैं, इनकी एप्लीकेशंस देखिए, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, खास करके एग्रीकल्चर और वेदर फोरकास्टिंग में कितनी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम अपने फोन पे जीपीएस लगा के कहीं जाना होता है तो जीपीएस ऑन करते हैं, हमको सिग्नल पता लग जाता है कि कहां जाना, डायरेक्शंस क्या है। ये सब कैसे है? ये सैटेलाइट्स की देन है। Now, India's ability to design, build, and maintain a complex remote sensing satellite was demonstrated in 1988. तो जो IRS-1A था, the first Indian regional satellite, the first operational satellite was built in India, started imaging the Earth. Again, इसकी applications क्या हैं? Agriculture की बात करें, ground water levels. अब हमको पता लगता है ना कि ground water level deplete हो रहे हैं। कैसे पता लगता है? अब जमीन को खोद के तो नीचे ground water को नहीं पूछ के आते ना, यहाँ वहां पे देख के नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सैटेलाइट की एप्लीकेशंस है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं, हमको इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, सर्वेज होते हैं, मिनरल्स की बात करें, मिनरल सर्वे की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की बात करें, ये सब एप्लीकेशंस हैं सैटेलाइट की। चलिए बात करते हैं पीएसएलवी की, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ना। अगर इसकी बात करें ना, द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन डोमेन, तो ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी 1994 में लॉन्च करा गया था, और इसमें बहुत ज्यादा जंप देखने को मिला बिकॉज इसको लॉन्च करने के लिए इंडिजन, इसमें ये जो लॉन्च किया गया था इंडिया में किया गया था, तो यहाँ पे इंडिजिनस लॉन्च कैपेबिलिटीज यहाँ पे आ जाती हैं। नाउ दिस व्हीकल हैज प्रूवन टू बी अ वर्क हॉर्स फॉर इसरो, लॉगिंग ओवर 50 सक्सेसफुल मिशंस। नाउ 15 फरवरी 2017 को क्या हुआ था, यानी कि आज से 5 साल पहले की बात है, पीएसएलवी क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहां हम सैटेलाइट्स दूसरे देशों में जाके लॉन्च करते थे, और आज यानी 5 साल पहले की बात है कि हमारे देश में पीएसएलवी ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जहां पे 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था सिंगल लॉन्च में इन इंडिया। Now, the real significance of the achievement is the immense confidence जो कि फॉरेन कंट्रीज ने इंडिया में इंपोज किया। ठीक है, तो दैट शोज कि हमारा स्पेस प्रोग्राम कितना ज्यादा वाइड ट्रैवल कर चुका है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम has always focused on the development and utilization of space technologies to achieve the overall development of the country. चलिए, तो यानी कि बात यहां पे ये आती है कि कैसे टेक्नोलॉजीज को यूज करके, देखिए हम साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करते हैं, है ना, हम साइंस लेड ग्रोथ की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि उस तरह का टेम्परमेंट हम अपने बच्चों में, यंगस्टर्स में भी इंपार्ट करें, और कैसे हम बेहतरीन टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने स्पेस प्रोग्राम को, अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, और भी कहीं पे भी अगर हम टेलीकॉम की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें, तो एम्फेसिस कहां पे है? टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और कैसे उन टेक्नोलॉजीज को, सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। चलिए चलिए, तो बात करिए, अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की, तो अगर चंद्रयान 1 की बात करें जो हमारा पहला लूनर मिशन था और मून, तो अगर हम बात करें चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान की बात करें, एस्ट्रोसैट की बात करें, और या अगर 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन था, तो ये सब जो मिशंस हमने इंडिया ने लॉन्च करे हैं, नाउ दिस हैज कॉट द अटेंशन ऑफ सो मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कि अब ये अपने आप में, देखिए ये अपने आप में एक प्रूफ है इंडियन स्पेस कोऑपरेशन का, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट का, कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है कितना ज्यादा एडवांस कर चुका है, हमारी कैपेबिलिटीज का, स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज का। तो जो अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की ना, दिस वाज लॉन्च by the PSLV, the Polar Satellite Launch Vehicle, on the 22nd of October 2008. This is a 1380 kg satellite. इसको लॉन्च करने के बाद इंडिया had become the 4th country to send a mission on the moon after US, सोवियत यूनियन एंड जापान। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, कि हमारा नाम इतने बड़े बड़े देशों के साथ जुड़ रहा है। और देखिए कहां एक समय था कि हम अपनी सैटेलाइट्स यहां पे लॉन्च नहीं कर पाते थे, आज हम मून पे भी हैं, मार्स पे भी हैं, और जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसकी भी बातें करी जा रही हैं। ठीक है, नाउ चंद्रयान 1 डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स on the lunar surface. Now this is obviously very essential for us, for the science community. Chandrayaan 2 मिशन की बात करें तो इंडिया सेकंड मिशन टू मून, दैट हैपेंड इन 22 जुलाई 2019। अब ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है वहां से, जो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे डिस्कवर करे गए हैं, दिस इटसेल्फ इज वेरी पाथ ब्रेकिंग। नासा की बात करें, नासा कितने बड़े बड़े मिशंस लॉन्च करता है, तो देखिए अब ये तो दिलचस्पी रहती है जानने के लिए कि भाई आउटर स्पेस में क्या है क्या नहीं, आउटर प्लैनेट्स में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगर हम वहां तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली वहां पे जो चीजें पाई जाएंगी, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई मिनरल्स हो, चाहे वो रॉक्स हो, अब उससे हमको कितनी हेल्प मिलेगी उस इंफॉर्मेशन से। दिस विल इनरिच अस विद यूजफुल साइंस डेटा, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मून को लेके, बाकी प्लैनेट्स को लेके भी और बेहतर होगी। बात करें नेविक एंड गगन की, नाउ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी कि इंडिया का जो वर्जन है जीपीएस का, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। नाउ इसरो हैज आल्सो सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड
द नाविक सिस्टम, ये क्या प्रोवाइड करता है? हाई एक्यूरेट पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स इन इंडिया। तो जैसे जीपीएस है उसी तरह का ये नाविक प्लेटफॉर्म आ गया। फर्दर थ्रू द जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन इसको कहते हैं, इसरो इज प्रोवाइडिंग सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज। तो ये भी प्रोवाइड करेगा, हाई एंड एक्यूरेसी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड वट एवर इंटीग्रिटी इज रिक्वायर्ड, वट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल एविएशन प्रोग्राम्स। तो गगनयान प्रोग्राम की बात करें, दिस वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। Now this points a point of inflection in the Indian space journey, and this also marks the entry in the new age of human space exploration, कि अब इंसान भी आउटर स्पेस में जा सकते हैं। The Human Space Flight Center was constituted by ISRO in January 2019 for implementing the vision on the Human Space Flight Program. स्पेस रिफॉर्म्स की बात करें तो खास करके पैंडेमिक के चलते पिछले 2 सालों में काफी सारे स्पेस रिफॉर्म्स करे गए थे ना। अब इंकरेज किया जा रहा है कि स्पेस प्रोग्राम की बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ सरकारी सेक्टर तक स्पेस प्रोग्राम लिमिटेड ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज की इन्वॉल्वमेंट की बात आ जाती है, ठीक है ना। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, दी IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, दिस इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन तिरुवनंतपुरम इन केरला इन 2007। The creation of Indian National Space Promotion and Authorization Center, INSpace। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करें ना, अब देखिए यहाँ पे हमने सैटेलाइट्स क्या होती है, PSLV क्या है, GSLV क्या है, वो नहीं हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक पार्ट उस चीज का नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मून को साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, देखिए अब अगेन ये पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इस थीम के ऊपर क्वेश्चन GS3 में आता है या आपको एसए में आता है, तो वहां पे आप कोट कर सकते हैं, इन फैक्चुअल चीजों को वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्चुअल चीजें हो या फिगर्स हो, फैक्ट्स हो, इनको अगर हम कोड करें ना, अगर हमको ये चीजें याद रहें तो हमारे आंसर में और वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। नाउ उसके बाद दिस हैज नाउ अभी जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की इन्वॉल्वमेंट की भी बात करी गई है। नाउ द फ्यूचर ऑफ द स्पेस एक्टिविटीज इन द कंट्री लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड डेफिनेटली दिस विल, अब देखिए इंडिया बड़े बड़े देशों के साथ नाम आ रहा है, यूएस के साथ, फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, कितनी सारी मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं, मार्स हो, मून हो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो हमारी मिशन हैं, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स हैं, वो और ज्यादा एनहांस होंगे एंड दिस विल सीमेंट इंडियाज पोजीशन एज अ 21st सेंचुरी स्पेस पावर। तो बहुत जरूरी है हमको ये यहां पे भी अपना माइट दिखाने की। चलिए अगला जो टॉपिक रहेगा, ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, देखिए दोस्तों हम बहुत ज्यादा आगे आ गए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें। देखिए एक टाइम था, देखिए विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, आज के टाइम पे प्रोडक्शन का चैलेंज नहीं है, चैलेंज प्रोडक्टिविटी का है। देखिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एग्रीकल्चर एक बहुत प्रॉस्परस आज के टाइम पे एक प्रोफेशन है। हाँ, प्रोडक्शन का चैलेंज नहीं है। प्रोडक्शन की बात करें तो अगर हम 150 करोड़ की हमारी आबादी है, तो खाना खाने की कमी तो वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स है वहां पे सड़ रहा है सारा का सारा माल, सारा का सारा सामान वहां पे सड़ रहा है। और उसके बावजूद भी बहुत दुख की बात है कि इतने सारे लोग भूखे मरे जाते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, तभी भी हमारा रैंक बहुत पीछे है मैल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें। लेकिन चलो यहाँ पे हमने अच्छी बातें करनी है, बिकॉज यहाँ पे बातें थोड़ी पॉजिटिव सेंस में करी गई हैं। तो अच्छी बातों में ये आता है कि हम अपने इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर कंपैरिजन की बात करें, आज जब 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो हमारी जो एग्रीकल्चर जो कंडीशन थी, जो एग्रीकल्चर हमारी जो एक्टिविटी, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, बहुत ही वीक थी, वॉज वेरी डिप्लोरेबल। आज के टाइम पे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, लेकिन किसी जमाने में हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। तो इंडिया रैंक्स एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स इन द वर्ल्ड। अब ये सारे जो रिफॉर्म्स आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारा रोल इसमें टेक्नोलॉजी का भी है, बहुत सारा रोल इसमें सरकारों का भी है, बहुत सारा रोल इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी है, बहुत ज्यादा रोल इसमें हमारे किसान भाइयों का भी है। तो वी हैव मूव्ड अ लॉन्ग वे सिंस इंडिपेंडेंस। नाउ हाउ फार हैव वी कम? फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आ जाती है। अब अगर आपको ये फैक्ट्स याद रहते हैं तो आप इसको एसए में भी कोट कर सकते हैं, या अगर आपको या कोई ऐसा क्वेश्चन इस थीम के राउंड पूछा गया है GS3 में या एसए में, यू कैन कोट दीस थिंग्स। तो 1950-51 की बात करें तो इंडिया प्रोड्यूस्ड ओनली 50 मिलियन टन्स ऑफ फूड, और पॉपुलेशन कितनी थी? 350 मिलियन, यानी कि 35 करोड़। तो टू सेव इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन फ्रॉम हंगर, इंडिया, अब आज के टाइम तो हम फार्म टू फोक की बात करते हैं, उस टाइम पे हमको अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, शिप टू माउथ। तो अमेरिका से हम बहुत जो ग्रेन्स इंपोर्ट करते होते थे, कॉर्न की बात करें, व्हीट की बात करें, राइस की बात करें, उस टाइम पे हमारी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन कैपेसिटीज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। देखिए चैलेंजेस भी बहुत थे, हम नए नए आजाद हुए थे, मर्जर ऑफ जो स्टेट्स इन द यूनियन, उसका चैलेंज था, इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रांग नहीं थे। नेहरू जी का जो फोकस था वो इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ पे था। तो अगर हम सोवियत की बात कर ही रहे हैं तो इवन आगे जाके भी बात करेंगे उसकी हम, तो इवन जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो भी, प्लानिंग कमीशन की बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, दैट वाज आल्सो लाइंड ऑन द सिमिलर बेसिस एज द सोवियत इकोनॉमी वाज। लेकिन अगर हम
फिर उसके बाद हम नॉन लाइन मूवमेंट की भी बात करते हैं, तो हम रिलेशंस अमेरिका के साथ भी अच्छे रखते थे, सोवियत के साथ भी रखते थे। तो अगर हम फूड इंपोर्ट की बात करें तो सोवियत से भी हमने इंपोर्ट किया था, हमने इंपोर्ट अमेरिका से भी किया था। तो शिप टू माउथ लिविंग, यानी कि हमको अपने लोगों को खाना देने के लिए भी खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अब देखिए, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। देखिए, आज के टाइम पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात आती है। आज के टाइम पे वीट हो, राइस हो, इसको बहुत सस्ते दाम में दिया जाता है ना, ताकि लोग भूखे ना मरे। लेकिन एक टाइम था जब हमको ये भी नसीब नहीं हो पाता था। तो बहुत सारे मेजर्स के चलते, बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज के चलते, बेटर एग्रीकल्चर R&D के चलते, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हम बात करें वो बहुत आगे आ चुकी है, एंड वी हैव रैम्प्ड अप आवर प्रोडक्शन फैसिलिटीज नाउ। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो मेजर जो द फर्स्ट, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि प्लांट इकोनॉमी है, हम तो पहले थे, सॉरी बेग पार्टन, बिफोर 1991, अब तो खैर प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल कर दिया गया था 2014 के बाद। लेकिन हम पहले की बात करें तो हमारे 5 ईयर प्लान होते थे, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 12वां 5 ईयर प्लान था, उसके बाद फिर नीति आयोग बन गया। इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड सो दैट जो कल्टिवेटर्स हैं उनको लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लेके आया जाए, ठीक है। खास करके जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, राइस की बात करें, उसको और कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो इंडिया हार्वेस्टेड नियरली 70 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। नाउ पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, उसके अलावा हमारे और भी बहुत मुद्दे थे। देखिए 60s की बात करें, 60s में हमारी लड़ाई चाइना के साथ भी थी, ड्रॉट भी बहुत आया था, सूखा पड़ गया था। 65 में हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी, हमारी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो हमको फूड फॉर पीस प्रोग्राम जो है, PL 480 स्कीम, ये अमेरिका की स्कीम है, फूड फॉर पीस, PL 480। इसके चलते अमेरिका पिछले 60 सालों से काफी डेवलपिंग देशों को, काफी गरीब देशों को खाना प्रोवाइड कर रही है, खाना एक्सपोर्ट कर रही है। तो उस टाइम पे हमको अमेरिका के आगे हाथ जोड़ने पड़े थे कि भैया हमारे पास खाना नहीं है, तो अमेरिका ने हमारी हेल्प करी। नाउ अब ऑब्वियसली हमारी आबादी भी बढ़ रही थी, है ना, इतने सारे चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी को ऑलरेडी थे। तो अब उसके बाद 1966 में क्या होता है, 1966 में, यानी कि बाय द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, तो थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से लेके 1966 के बीच में होता है। तो बाय द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आ जाती है। तो कमिटमेंट करी गई कि भाई हम कैसे वीट और राइस की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं यहीं पे, इंस्टेड ऑफ कि हम इतना सारा अनाज इंपोर्ट करें। कि देखिए आत्मनिर्भरता की बात आती है, सेल्फ रिलायंस की बात ही आ जाती है कि अगर हमको खाना खाने के लिए भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा तो हम बहुत वल्नरेबल रहेंगे। नो नेशन वुड वांट दैट। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिटेड ट्रायल्स ऑफ मैक्सिकन वीट वैराइटीज इन द फील्ड्स। अब यहां पे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम है, इसका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को भी जाता है और साथ में जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बॉर्लोग को। नाउ इन्होंने कुछ वैराइटीज ऑफ सीड्स थी राइस की, वो डेवलप करी थी। नाउ दीज वर डॉर्फ, सेमी डॉर्फ, रस्ट रेजिस्टेंट, एंड दे हैड द पोटेंशियल टू इंक्रीज द यील्ड, यानी कि यील्ड पर हेक्टेयर की बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी थी इन पर्टिकुलर वैराइटीज ऑफ सीड्स में। तो बहुत सारे जो ट्रायल्स थे वो कहां करे गए थे, खास करके जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेजर क्रेडिट है या ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेजर इंपैक्ट है वो भी ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। अब देखिए अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि राइस और वीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, और राइट और वीट की प्रोडक्शन अब हम इतना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो फोकस है वो ऑयल सीड्स के ऊपर हो, पल्सेस के ऊपर हो, सीरियल्स के ऊपर हो, यानी कि इस तरह के क्रॉप्स जो कि ज्यादा इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव नहीं होते, जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगता है और जो इजीली ग्रो किए जा सकते हैं। लेकिन ये तो चलो 1960s की बात थी, तब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि वीट और राइस की प्रोडक्शन को हम स्केल अप करें, ठीक है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर बॉर्लॉग के नेतृत्व में हमने ये ऑपरेशन, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने इनिशिएट किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। नाउ आउटकम्स की बात करें, now in comparison to merely 2 tons per hectare yield from the local varieties, farmers could reap a bumper harvest of 6 to 7 tons per hectare। तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने। अब देखिए प्रोडक्टिविटी का चैलेंज तो अभी भी है, लेकिन एज कंपेयर्ड हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी, अगर हम बात करें अर्ली 50s की या अर्ली 60s की, तो बाय द टाइम वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 70s और द अर्ली 80s हमने बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। Now, the era of the high-yielding variety of crops began with new dimensions such as the multiple cropping. Now, during post-green revolution period, the policy planners focused more on research, extension, education, input supply, credit support, etc., etc. तो इंडिया ने बहुत लंबा जो सफर है वो तय किया है, फ्रॉम बीइंग अ फेमीन अफेक्टेड एंड फूड स्कार्स नेशन टू नाउ बीइंग अ फूड सरप्लस नेशन। ऑन द अदर हैंड अभी भी बहुत लोग हैं जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन, उनको खाना नहीं मिल रहा, बहुत सारे बच्चे हैं उनकी हाइट ही निकलती है। हम चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग की बात करते हैं। तो अब बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आते भी न्यूज़पेपर्स में जहां पे ये बात करी जाती है कि कैसे हम अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ना न्यूट्रिशियस फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट एम्फसाइजिंग मोर ऑन व्हीट एंड राइस।
उसी तरह से मिल्क की बात करें, ऑपरेशन फ्लड की बात करें, तो अगर 1950-60s का वो दौर था जब हमारे पास खाने की शॉर्टेजेस थी, तो अगर हम दूध की बात करें, मिल्क की बात करें, तो हमको मिल्क भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था टू मीट द नेशनल डिमांड। नाउ टू अटेन सेल्फ रिलायंस हमने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था इन द 1970। नाउ अब दीज एफर्ट्स पे डिविडेंड इन 1998 बहुत गर्व की बात है कि इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, surpassing even America. Now, this transformation was known as White Revolution. So, a lot of credit goes to Verghese Kurien. Now, the current milk production is of nearly 200 million tons, and the per capita milk availability is crossing almost close to half a kg every day. Now, what is the way forward? Now, despite splendid growth, Indian agriculture is facing some major challenges. ठीक है, तो हम बात करें फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की। आपको पता है, इसको लेके हमने पिछले योजना के एडिशन में भी बहुत डिटेल में बात करी थी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करें, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की बात करें, बिकॉज जैसे आप जानते हैं 85 to 86% ऑफ द फार्मर्स दे हैव लैंड विच इज लेस देन 2 हेक्टेयर्स, है ना, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं हमारे एग्रीकल्चर में। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करें, पुअर मार्केट लिंकेजेस की बात करें, तो ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं खास करके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कोशिश तो करी जाती है कि कैसे हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं। अशोक दलवाई कमेटी ने भी काफी सजेशन दिए थे कि 2022 तक हम 2022 तो आ ही गया है, लेकिन ये जो एफर्ट्स हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं एंड इन एफर्ट्स पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर हम एग्रीकल्चर को एज अ प्रॉफिटेबल वेंचर या प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, इन सब चीजों की एप्लीकेशन भी एग्रीकल्चर में करी जा रही है। और डिजिटाइजेशन की बात करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंजिंग द फेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम राइट नॉलेज, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन अ रियल टाइम बेसिस। अगला आर्टिकल जो है वो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, देखिए हमारा जो मॉडल था, खास करके हम अपना इंडिपेंडेंस की बात करें, तो हमारा जो मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल था, दैट वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। ठीक है, तो हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। नेहरू जी बहुत बड़े फैन थे सोशलिज्म के, सोवियत यूनियन के। तो हमने कैपिटलिस्टिक ग्रोथ या कैपिटलिज्म मॉडल नहीं हमने फॉलो किया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। ये तो 1991 के बाद है कि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, ओपन इकोनॉमी के टुवर्ड्स हम गए। नाउ हमारे रिलेशन ज्यादा किसके क्लोज थे? ज्यादा क्लोज थे यूएसएसआर के। तो हमारा एक रुपी रबल एक्सचेंज प्रोग्राम था, काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम, कि अगर हमने कुछ प्रोडक्ट्स उनको भेजने हैं तो उसके बदले हम वहां से कुछ एसेंशियल आइटम्स मंगवा सकते हैं। मान लीजिए हमने टी भेजना है या राइस भेजना है, तो अगर ये चीजें हम वहां पे भेज रहे हैं तो उनसे बजाय कि उनको हम पैसे दें, तो उनसे हम बदले में तेल ले लेते थे। नेचुरल गैस या ऑयल की बात करें तो रशिया में बहुत रिच रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के और ऑयल के, तो ये चीजें वहां से इंपोर्ट कर लेते थे, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमने सोवियत मॉडल ही फॉलो किया, द प्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट लेड हेवी इंडस्ट्रीज। तो ज्यादा फोकस या ज्यादा इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर की नहीं करेगी थी फ्रॉम द बिगिनिंग। और इनफैक्ट बिजनेस करना किसी भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था, है ना, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि बिजनेस करना सिर्फ सरकार का काम है, हर एक चीज सिर्फ सरकार के हाथ में होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी नेशनलाइज्ड, वेदर इट्स कोल, वेदर इट्स बैंक्स, वेदर इट्स टेलीकॉम, एनी व्हाटएवर थिंग। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। 5 ईयर प्लान मॉडल की बात करें तो बहुत एक्सेसिव कंसंट्रेशन of the capital and the industrial sector was in the hands of the government. Now this obviously led to the neglect of the agriculture sector, ड्यू टू विच हमने बहुत शॉर्टेजेस भी देखी, फूड प्रोडक्शन शॉर्टेजेस देखी। चलो बाद में 1960s की बात करें, एंड ऑफ 60s की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमने फिर उसका इंपैक्ट देखा कि 10-15 साल के बाद हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ गई थी। नाउ अब ये इस तरह का मॉडल जो है, डेवलपमेंट मॉडल जो है, मे बी दैट दिस माइट हैव वर्कड इन द सोवियत यूनियन, बट इन अ सोवियत यूनियन वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे इट वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, बट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इट इज नॉट सस्टेनेबल टू फॉलो द सेम मॉडल व्हिच वाज फॉलोड in the Soviet Union. Now, this 5-year plan model itself hinted that the state would direct production in the private sector. यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, यानी कि सरकार तय करेगी किसके पास क्या होगा। रिसोर्स एलोकेशन की बात करें, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें, दैट विल बी द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज की बात करें तो आज स्पेस सेक्टर में हम अभी हमने स्पेस के लिए जो आर्टिकल डिस्कस किया था, तो अब तो स्पेस सेक्टर को भी ओपन अप किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन कहां एक समय था जब इन सब चीजों को नहीं, अब डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस के लिए अब प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन अप किया गया कि कैसे यहां पे डिफेंस बनाया जा सकता है। डिफेंस एक्विजिशन की बात करें, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करें, कि कैसे जो हम आत्मनिर्भरता भारत की बात करते हैं कि कैसे यहां पे इंडिजिनस प्रोडक्शन डिफेंस की बढ़ाई जा सकती है, इक्विपमेंट्स की, एम्यूनिशन की। तो अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब उस तरह का माइंडसेट हमारा नहीं रहा जो अर्ली 50s या 60s में था।
सोशलिस्ट 70s की बात करें तो 70s का दोस्तों वो दौर था जब हमारे रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे थे। याद करिए 1971 इंडिया बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी, तो उसके चलते रशिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया था, सोवियत यूनियन ने बहुत सपोर्ट किया था हमको। ठीक है ना, टू मेजर सोशलिस्ट इनिशिएटिव्स वर अंडरटेकन। पहला, द कंप्लीट टेक ओवर ऑफ द होलसेल ट्रेड इन फूड ग्रेन्स, और दूसरा जो नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स हुआ था 1969 में, राइट। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। नाउ दिस वाज अ कंप्लीट फेलियर। इट वाज एक्सपेक्टेडली फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। नाउ हमने अगर इसको नेशनलाइज करा है होलसेल ट्रेड इन फूड ग्रेन्स को, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1965-66 में लॉन्च किया था ना, तो एकदम से एक या दो दिन में तो उसका हमको बेनिफिट देखने को नहीं मिला था। शॉर्टेजेस तो पहले से चल रही थी, फेमाइन तो पहले से ही था, लड़ाइयां चल रही थी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो ये सब चीजें, ये सब एक्सपेरिमेंटेशन डिडंट वर्क विद द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नाउ एंड उसके बाद 70s में आते हैं तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इमरजेंसी का दौर था। ठीक है, तो वहां पे हमने बहुत वोलेटिलिटी देखी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, तो आई एम श्योर आपको 1970s का जो डेकेड है अच्छी तरह से पता होगा कि कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो ये सब चीजें हमारे, इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, तो हम वो जैसे कहते हैं जो प्रोफेसर राजनारायण है, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के 3.5% से ज्यादा हमारा जीडीपी ग्रोथ नहीं होता। तो चलो अब ये क्यों, वाई आर जीडीपी वाज स्टक, वाई आर ग्रोथ रेट वाज स्टक, बिकॉज वी वांट अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू फ्लरिश। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हमारी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है 1991 के बाद, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नाउ उसके बाद हम बात करें तो 1990s के बाद, पहले 1990 से पहले की बात करते हैं तो इंस्पेक्टर राज वाला एरा माना जाता था कि यानी कि बिजनेस करना, धंधा करना बहुत ही मुश्किल काम था। इट वाज नॉट एन इजी थिंग टू डू बिजनेस। उसके बाद फिर थोड़ा आसान हो गया था बिजनेस करना, बिकॉज ग्रेजुअली सरकार ने बोला कि हम थोड़े हर एक सेक्टर को डीरेगुलेट कर रहे हैं। तो हमने देखा लेट 90s में आके टेलीकॉम सेक्टर को ओपन अप करा गया। फिर हमने 2000 से लेकर 2010 में देखा, जो वो 2000 से लेकर 2010 का जो डेकेड था, कैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और आईटीईएस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया इंडिया की। ठीक है, तो इनफैक्ट हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें या सर्विस सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो वहां पे तो हमारे रिकॉर्ड अच्छे रह चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी हम स्केल अप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जो भी कोई देश है, देखिए इतिहास गवाह इस बात का लेके कि कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, वो तब तक डेवलप्ड यानी कि विकसित तब तक नहीं हुए हैं जब तक उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप ना हुआ हो। तो वहां पे अभी भी हम मार खा रहे हैं। नाउ बाय द एंड ऑफ 1990s इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे, दैट इंक्रीज फ्रॉम US $6 billion टू 30 ऑलमोस्ट $40 billion। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, बट वी मेड अ बिग इंप्रूवमेंट। तो यानी कि देखिए यहाँ पे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं फ्रॉम 1991 टू 1999 7 से 8 गुना ज्यादा इंक्रीज हुए। कंटिन्यूस पॉलिसी शिफ्ट पोस्ट द 90s, तो देखिए जैसे 90 से पहले तो बहुत बड़ा एक पाप माना जाता था प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात करें, प्राइवेट बिजनेसेस की बात करें, बहुत बड़ा एक वो तो एक गुनाही हो जाता था कि भाई कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कोई काम धंधा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे, तो उस टाइम पे विदेशी धन को भी बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी सरकार नहीं कह सकती है कि हमको एफडीआई नहीं चाहिए। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, हर एक सरकार की कोशिश रहती है कि भाई हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहां पे लेके आ सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टर जो सेंटिमेंट है वो ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ जाती है। तो आज के टाइम पे तो कोई सरकार ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ आज से 30-35 साल पहले विदेशी धन को बहुत बुरा माना जाता था। तो आज के टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं रही है कि हमने फोन बुक करा है या हमने कोई गाड़ी बुक करी है तो उसकी हमको साल बाद 2 साल बाद जाके, तो पहले तो बीएसएनएल का अगर हम फोन की बात करें तो आपको याद होगा 90s में, आई एम श्योर आपने ये कहानियां सुनी होंगी कि अगर हम बीएसएनएल फोन की बात करें तो उसको बुक अगर करते थे तो वो साल 1.5 साल बजा के फोन आता था। आज के टाइम पे तो लोग 1 साल में 3 मोबाइल फोन बदल लेते हैं। तो हम कितना आगे आ चुके हैं। तो आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम है एज फार एज द शॉर्टेजेस इन कंज्यूमर गुड्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो अब आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या कि डिमांड बढ़ गई है। पहले तो था कि डिमांड ही बहुत कम थी, लोगों के पास पैसे कम होते थे। आज के टाइम में लोगों के पास पैसे बहुत आ गए हैं। प्रॉब्लम है कि डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई जो कंज्यूमर गुड्स की वो कम हो रही है, उसकी शॉर्टेजेस चल रही हैं। चलिए क्राइसिस ड्रिवन इकोनॉमी की बात करें। देखिए ये बहुत एक सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है कि देखिए दिस इज वेरी क्लियर दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करना, ग्रोथ को फैसिलिटेट करना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो आके यहां पे काम धंधा कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन सिविल एविएशन, हॉस्पिटैलिटी हैज बीन फेसिंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑपोजिशन। यानी कि सरकार की कोशिशें, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि जी
सारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसको फॉर सेल लगाया हुआ है, ठीक है, दिवाली सेल चल रही है, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कि जी आप ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को सेल क्यों कर रहे हैं, कि भाई वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से बनी है, बात उनकी भी सही नहीं है। और यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है कि भाई अगर हम उनको सेल कर रहे हैं, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो व्हाट हैपन टू इतने सारे लोग, मोर देन 10 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इन इंडिया, उनकी नौकरी का क्या होगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी की बात आ जाती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, जो हम अचीव अभी नहीं कर पाए हैं। और क्योंकि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात हो ही रही है, तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो हमारी एग्रीरियन इकोनॉमी में भी नहीं हो पाई है। अभी भी हम ट्रांजिशन नहीं देख पाए हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हम ये बात बार बार हम करते रहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम अच्छी जीडीपी ग्रोथ देखें, हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन हो, तो बहुत जरूरी है नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करना, बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर इंपेटस करना बहुत ज्यादा, जिसके चलते आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। नाउ द ग्रेटेस्ट फेलियर हैज बीन टू do this structural adjustment in the agriculture sector. Now, the share of agriculture production is now down to about 15%. लेकिन अगर हम आबादी की बात करें तो अभी भी 50% से ज्यादा जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, यानी कि उनका जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, लेकिन जो उसकी आउटपुट है दैट इज जस्ट 15% टू द जीडीपी। ठीक है जी। नाउ दिस इज नॉट सरप्राइजिंग दैट एग्रीकल्चर टुडे इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ऑप्शन, मेनली बिकॉज ऑफ द फेलियर, ये जो अब्जॉर्प्शन, जो ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा ऑफ द लेबर, कि जो लेबर है, जो खास करके रूरल लेबर है, वो कैसे अपने आप को एफिशिएंटली ट्रांजिट कर सकता है टुवर्ड्स द नॉन फार्म सेक्टर, तो वो बहुत जरूरी है। तभी हम आगे आने वाले समय में और जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं। चलिए, तो लास्ट जो टॉपिक रहेगा आज का, इसमें रोल ऑफ मीडिया। देखिए, रोल ऑफ मीडिया की बात करें, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने कोई भी मूवमेंट हो, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, एनी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो न्यूज़पेपर्स का, मीडिया का जो यूज है बहुत एफिशिएंटली किया गया था। अपनी बातें लोगों, अब देखिए उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम नहीं था, उस टाइम पे तो फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं था, उस टाइम पे तो गांधी जी ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया था अपना, ठीक है, जिसमें लोगों को वो मैसेज करके बोलते थे कि मैं यहाँ जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे सब बातें नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर वाज अ वेरी एफिशिएंट मीडियम टू कन्वे नेशनलिस्ट टेंडेंसीज, टू कन्वे द नेशनलिस्ट थॉट्स, कि कैसे नेशनलिज्म को प्रोपगेट किया जा सकता है, ट्रांजिट किया जा सकता है यूजिंग न्यूज़पेपर्स, द पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एज अ मीडिया। तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स की बात करें, नाउ दिस बिगैन इन 1780 व्हेन जेम्स ऑगस्टस हिकी he launched the first newspaper, the Bengal Gazette in English. Now, he was the first journalist of India who fought with the British for the freedom of press. Now, media has played a very significant role. सोशल मूवमेंट्स की बात करें, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, अब मीडिया को हम देखिए, हम डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। द मीडिया ऑन वन हैंड एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आज की टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। लेकिन दोस्तों, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, ग्रेटर पावर्स, वो स्पाइडरमैन वाली मूवी में वो डायलॉग था ना कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो अब लेकिन अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, पावर तो मीडिया के पास बहुत है, लेकिन मीडिया चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, मीडिया चाहे तो आज किसी को भी एक्सपोज कर सकता है, ठीक है, कोई भी करप्शन हो, कोई भी स्कैम हो, कोई भी किसी कोई भी ऐसे किसी पॉलिटिशियन का कोई भी काला चिट्ठा हो, वो सब एक्सपोज हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि मीडिया अपनी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करके रख सके, और कैसे मीडिया एक अनबायस्ड वे में, जो देखिए अनबायस्ड वे में जो चीजें हो रही हैं देश विदेश में, वो रिपोर्ट कर सके। तो देखिए, मीडिया के लिए काम ज्यादा जरूरी क्या है, कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को वहां पे पब्लिश करना है, क्या इंडिया में गरीबी कितनी है, ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम कितनी है, इंडिया के क्राइसिस क्या है, ये चीजें रिपोर्ट करना। देखिए, अब यहाँ पे वो गोदी मीडिया वाला कंसेप्ट भी आ जाता है कि मीडिया बहुत ज्यादा आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस को प्रमोट करता है, पॉलिटिशियंस के अपने मीडिया चैनल्स होते हैं, खास करके इलेक्शंस के टाइम पे बहुत ज्यादा ये फॉल्स एग्जिट पोल्स और फॉल्स ओपिनियन पोल्स दिखा के लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, उनका ओपिनियन इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो मीडिया का बहुत जरूरी काम है कि वो फैक्चुअल चीजें जैसे वो हैं वैसे वो रिपोर्ट करें। ठीक है, इंडिया के जो रियल मुद्दे हैं, हंगर की बात करें, माल न्यूट्रिशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसमें टीआरपी नहीं मिलती है, इसमें मसाला नहीं मिलता, इस करके मीडिया बातें रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंस तो बहुत जरूरी है, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो उसके चलते बहुत जरूरी है कि मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाए और किसी भी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। देखिए, आज के टाइम पे ब्रेकिंग न्यूज चैनल्स 24/7 सब चल रहा होता है, ठीक है, फेसबुक भी हो, इंस्टाग्राम भी हो, तो सोशल मीडिया की भी बात अभी हम करेंगे। तो नेशन वांट्स टू नो, ऊंचा ऊंचा लाके न्यूज़पेपर्स में जो टीवी चैनल्स पे जो एंकर्स हैं वो चीखना शुरू कर देते हैं, तो रियल मुद्दों पे तो वो बात करते नहीं है, लोगों के बीच में लड़ाई करवाते हैं, भड़काते हैं, है ना। तो अब ये पैंडेमिक के चलते हमने एक और टर्म बहुत सुनी है, इन्फोडेमिक। तो ये सब जो चीजें मीडिया का उसको खास ख्याल रखना चाहिए कि कैसे एक जो इंडियन मीडिया है वो ट्रांसपेरेंट हो सके, अकाउंटेबिलिटी इंपोज कर सके, और कैसे
डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन कर सके। 21st सेंचुरी मीडिया की बात हो रही है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज द सेंचुरी ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो देखिए इंडिया में कितने सारे स्मार्टफोन यूजर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जिनके फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। तो मीडिया का जो दायरा है वो सिर्फ टीवी की स्क्रीन तक तो नहीं रहा, मीडिया तो अब आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे है। Now, new ways of communication and new media have emerged. Now, this has become a very integral part of our lives. और पिछले 2 साल से तो ये सोशल मीडिया हमारी लाइफ का खास करके बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। Now, the number of people using social media in the world has exceeded the number of people who don't use it. The number of social media users worldwide has increased to 51% of the world's population. तो यानी कि अगर 8 बिलियन की अगर आबादी है दुनिया में, तो कम से कम 4 बिलियन से ज्यादा लोग तो सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत जरूरी है, ये हमारी जिंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो यहां पे इस तरह की भड़काऊ बातें, इस तरह की मैनिपुलेटेड न्यूज, इस तरह की फेक न्यूज अगर प्रोपेगेट हो रही है, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ कम्युनल वायलेंस, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ डिसहार्मनी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया अपना रोल बहुत रिस्पॉन्सिबली निभाए। तो आज के टाइम पे एवरीवन इज अ क्रिएटर एंड एवरीवन इज अ पब्लिशर, everybody has become an influencer on Instagram, on Facebook nowadays. So technology has given this opportunity to everyone. Good, you can create content, you can promote content whatever you want to, but try to not promote this kind of a content which is hindering the growth of democracy, right, or which is promoting communal violence. So that is very important. India की बात करें, this is the biggest market for the media, and ऑब्वियसली फेक न्यूज के भी इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, फेक न्यूज बहुत ज्यादा प्रोपेगेट की जाती है। हम पैंडेमिक के टाइम की बात करें तो इसको इन्फोडेमिक भी कहा जाता है, ठीक है। आमतौर पे कहा जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटीज, तो लोग यहाँ पे ज्यादा बातें पढ़ते हैं रादर देन कि वो हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। तो अगर हम बाय 2022 की बात करें, इंटरनेट डेटा कंजम्पशन इन इंडिया नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5 more times than it is today. नाउ बहुत जरूरी है अंत में कंक्लूड करने के लिए, ना डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे एजुकेशन और अवेयरनेस लेवल्स लोगों के इतने अच्छे नहीं है ना, जहां पे लोग बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत इजीली वो भड़काऊ हो जाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि मीडिया अपना रोल बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाए, ताकि लोग एजुकेटेड ओपिनियंस बना सकें और फालतू में फेक न्यूज के चक्कर में एक दूसरे का लड़े ना। एंड एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी, जो देखिए जो मीडिया का रोल है टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, वो भी बहुत जरूरी है। तो एक बहुत अनबाइस्ड वे में मीडिया को चाहिए कि वो सरकार के, जो भी सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार हो, उसके ऊपर चेक रखना, ना कि उसकी खातिरदारी करना। चलिए, what is the way forward now? Before attaining independence, people committed to freedom, they used to engage in journalism, they used to obviously, जैसे मैंने बताया कि भी जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपने थॉट्स हैं, जो नेशनलिस्ट आइडियाज हैं, ठीक है, तो चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे गांधी जी हों, ये सब न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को यूज करते थे अपने आइडियाज को प्रोपेगेट करने का, राइट। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर यूज्ड टू एडवोकेट द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस फियर्सली. Now, it is very crucial that a yearning, a desire to take the country forward should be awakened amongst the countrymen. तो ठीक है, ये सब बातें बहुत जरूरी थी कि भाई लोगों तक कैसे बात पहुंचाई जा सकती है। लोग अखबार पढ़ेंगे डिफरेंट भाषाओं में, हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, उर्दू में, जिस भी भाषा में अखबार उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। नाउ सिमिलरली आज के टाइम पे भी आर मीडिया शुड ऑल्सो गेन ग्लोबल रीच एंड क्रिएट अ ग्लोबल आइडेंटिटी, सो दैट इंडिया की जो आवाज है, इंडिपेंडेंस की बात करें तो अब जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, है ना, जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे रिपब्लिक के, तो देखिए उन्होंने कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करी। गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उन सब के ऊपर जो भी आवाज उठ रही थी, तो वो ये बात उन्होंने आवाज उठाई, है ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे जो हमारा मीडिया है वो भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन अटेन करे, और इंडिया के जो रियल इश्यूज हैं कैसे उसको इफेक्टिवली रेज किया जा सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए, तो दोस्तों जाने से पहले कुछ बातें, I'll just take 30 seconds। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे कुछ क्रैश कोर्सेज, हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें एसए की, हम बात करें जीएस की, GS1, GS2, GS3, GS4, तो ये कोर्सेज जो हैं ये 2023 के लिए हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी अभी शुरू करी है आपने और आपने अपना एग्जाम 2023 में देना है, तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो वो ऑप्शनल लेने के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इन सब कोर्सेज में आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप होगा, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, एमसीक्यूज भी रहेंगे, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी रहेगा, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड होंगे, और आपको साथ में इसमें पीडीएफ भी दी जाएंगी। तो दोस्तों इनके बारे और जानकारी, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप इस टोल फ्री, इस दिए गए नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और इसके बारे और जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा चलेगा लेक्चर, फिर मिलेंगे योजना एनालिसिस को लेके नेक्स्ट संडे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।